नमस्कार, मैं अशोक मिस क्लाउन। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सीधी टक्कर देने के लिए अपनी जमीन तलाश रही कांग्रेस को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसे किन मुद्दों के आधार पर चुनावी मैदान में उतरना है, क्योंकि सभी मुद्दों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लपक लिया है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों भाजपा के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान सहित आधा दर्जन से अधिक पिछड़े वर्ग के जनप्रतिनिधियों ने भाजपा का दामन छोड़कर सपा का दामन थाम लिया, जिसका परिणाम रहा कि अब सीधे तौर पर भाजपा और सपा आमने सामने है। ऐसे में कांग्रेस के पास किसान, महंगाई, बेरोजगारी सहित कोरोना का कहर आज जैसे घिसे पिटे मुद्दे कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। बावजूद इसके आज प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में कांग्रेस के लिए जमीन तलाश करने आए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मीडिया से रूबरू होते हुए इन्हीं मुद्दों को गिनाया, लेकिन उनके पास विवादित बयानों के लिए चर्चा में आए मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ भाषण के तीखे सवाल पर उन्हें बगली झांकने के लिए मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, पायलट साहब को भाजपा सपा की सीधी टक्कर का अंदाजा है, लिहाजा उन्होंने 2024 में कांग्रेस के आने का ऐलान करके बैकफुट पर आ गए। और उत्तर प्रदेश में जब भाजपा हारेगी उसके बाद लगातार हर प्रदेश में उनकी पराजय होनी तय है। और 24 में कांग्रेस और हमारे समर्थक जो हमारे दल हैं उनके साथ हम सत्ता में आएंगे जनता की सेवा करने के लिए, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कि जब नाकामी छुपानी होती है तो मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं, वो बात करते हैं 80-20 की, वो बात करते हैं मंदिर की, मजहब की, हिंदू की, मुसलमान की। सचिन जी, तौकीर खान पर कांग्रेस का इंटेंट क्या है किसी का आरोपी है प्रियंका गांधी के साथ उसकी फोटो वायरल हो रही है। देखिए, चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी का जो लोग विरोध करते हैं, पॉलिटिकल विरोध करते हैं, उन सबको साथ देने की जरूरत है। हम लोग सबका साथ लेते हैं और हम लोग नहीं समझते हैं कि इसमें मजहब, धर्म, जाति देखनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत कौन आया कौन गया मैं इसको टिप्पणी नहीं करना। तौकीर रजा पर आपने सवाल को घुमा दिया है, वो इतना विवादित भाषण दिया कर हमारे युवा हाथ से निकल गए तो देश का नक्शा बदल जाएगा। वो देश के खिलाफ बात करना, उस पर सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए। सवाल क्या आपका? भाई, तौकीर रजा ने एक भाषण दिया है, आपने जो सवाल कहा था उसका जवाब मैंने दे दिया। अब आपको सीधा गेड़ा लगा, उसको मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो दे दिया। हर वो तबका जिसने इन पर विश्वास किया, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, मध्यम वर्ग हो, महिलाएं हो, हर व्यक्ति, हर वर्ग जिन्होंने इस विश्वास में वोट दिया भाजपा को, इनके शासन के आने के बाद कुछ स्थिति बेहतर हो। और ये वादे जो किए थे ये भाजपा ने खुद किए थे कि किसान की आमदनी 2022 तक हम दुगनी कर देंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराएंगे, महंगाई को कम करेंगे, करप्शन को खत्म करेंगे। आज जब हम पलट कर देखते हैं इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपके यहाँ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल तक किसी की पीड़ा नहीं सुनी, किसी वर्ग को राहत नहीं दी, और ऐसी केंद्र की सरकार जिसने लाखों करोड़ों रुपए माफ कर दिए चंद उद्योगपतियों के, लेकिन किसानों को जो निवाला उनके मुंह में जाता था वो छीनने का काम किया है। 5 उपचुनाव हुए, हर जगह बीजेपी हारी, और उसके बाद बीजेपी ने इन 3 काले कृषि कानूनों को वापस लिया, दबाव में लिया, कोई वार्ता नहीं करी। जिन किसानों को आप अलगाववादी बोलते हैं, उग्रवादी बोलते हैं, उन पर आप अत्याचार करते हैं, कील कांटे बिछाते हैं, जेलों में डालते हैं, उन पर आक्रमण करते हैं, अंत में जाके अन्नदाता की जीत होती है। और आपने वो तीनों कृषि कानून वापस लिए। पहले तो भाजपा के साथियों को बोला गया गाँव-गाँव जाओ, लोगों को समझाओ कि कृषि कानून आपके हित के हैं, आपके पक्ष में है। और अचानक जब वापस ले लिया, अब भाजपा के साथियों को कोई जवाब नहीं मिल रहा कि पहले तो लेकर क्यों आए कानून और फिर क्या कारण थे आपने उनको विड्रॉ कर लिया। लेकिन मैं आपका ध्यान कुछ आंकड़ों पर दिलाना चाहता हूं जो सत्य को प्रमाणित करते हैं। और हकीकत यह है कि देश में जो किसान है उत्तर प्रदेश का खासकर, उस पर जो कर्जा है वो कई गुना बढ़ चुका है। जो उसकी लागत है, खाद, बीज, तेल, डीएपी, यूरिया, सब महंगा हो गया। और वो लोग जो कहते थे कि किसान की मदद के लिए हम सरकार बनाना चाहते हैं, उन्होंने किसान के साथ न सिर्फ धोखा किया है, किसान पे अत्याचार किए हैं और किसानों के मान सम्मान को ठेस पहुंची है। आज वो केंद्र सरकार के मंत्री जिनके पुत्र के ऊपर आरोप लगे थे, जिनका नाम एसआईटी ने लिया था, उनका चार्जशीट में नाम नहीं है, उनको बर्खास्त नहीं किया गया। आप किसानों को दबाने के चक्कर में उनको कुचलने का काम करेंगे और फिर किस मुंह से जाके आप किसान से वोट मांगते हैं?
भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बेनकाब हो चुकी है और दोनों सरकारों ने मिलकर किसान का शोषण किया है। आज पेट्रोल डीजल 100 रुपए का हो गया, गैस का सिलेंडर 950 रुपए का हो गया। नोटबंदी की गई थी कहकर काला धन समाप्त हो जाएगा, और आंकड़े बताते हैं कि काले धन का और नकदी का जो फैलाव है और फैल गया, पहले से ज्यादा हो गया है। हर उस मोर्चे पर जिनको वादा किया गया, मैनिफेस्टो बनाया गया, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों ने ये दस्तावेज जारी किया है। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं है, लेकिन दर्द 100 गुना हो गया है आम व्यक्ति का और खासकर किसान का। ये अन्नदाता जो उस पूरे देश का पेट पालते हैं, अन्नदाता जो देश का पेट पालते हैं, उनके साथ किस प्रकार से अत्याचार किया, शोषण किया, आर्थिक रूप से कमजोर किया और सबसे ज्यादा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। इनको जवाब देना पड़ेगा। और योगी जी की सरकार और मोदी की सरकार ने भुगतान की बात हर बात करते हैं। आज अलग अलग दल बोलते हैं हम सरकार बनाएंगे तो 15 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान कर देंगे। 5 साल तक सरकार आपकी रही, कितने लोगों का भुगतान किया, कोई आंकड़ा आपके पास नहीं है। हर मोर्चे पर खासकर कृषि के संदर्भ में जो भारत सरकार का खुद का आंकड़ा है, एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती है कि जो औसत आय है किसान की वो 27 रुपए प्रतिदिन हो गई है, और जो कर्ज है प्रति किसान पर वो 74,000 रुपए का कर्ज किसान के ऊपर हो गया है। जो एमएसपी की बात करते थे, आज मुझे बताया गया कि मंडी टैक्स दोबारा लगा दिया गया है। एमएसपी पर पूरे देश में जो खरीद होती है 1% से कम एमएसपी की दर पर खरीद होती है। निजी हाथों में मंडी को देने की योजना बनाई गई थी, जिसको दबाव के कारण इन्होंने विड्रॉ किया है। लेकिन अभी भी हमें कहीं ना कहीं ये सुबुखाहट दिखती है कि जैसे चुनाव खत्म होंगे ये पिछले दरवाजे से दोबारा उस प्रकार के तीनों कृषि कानून लेकर आएंगे। और इस सरकार ने जब से इनका निर्माण हुआ है दिल्ली और लखनऊ में, इन्होंने हर चीज को बेचने का काम किया है। हवाई अड्डा हो, रेलवे हो, पोर्ट्स हो, बिजली कंपनियां हो, इंश्योरेंस कंपनियां हो, हर सार्वजनिक संपत्ति जो इनकम टैक्स पेयर्स की संपत्ति है भारत के लोगों की, उसका निवेश किया है, निजीकरण किया है और चंद लोगों के बीच में किया है। ये जो खुला खेल खेला गया है, और इस पूरे प्रकरण में जब कोरोना फैला था देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूल सकते हैं किस प्रकार लाशें बही थी नदियों के अंदर, दफनाया गया था हमको सैकड़ों की संख्या के अंदर। लोग भूल सकते हैं? ना ऑक्सीजन था, ना बिस्तर थे। अपनी गलती छुपाने के लिए आंकड़े झूठे प्रस्तुत किए गए, और हर बार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इनका एक ही मकसद रह जाता अंत में, क्योंकि निवेश, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार अनेकों बार कानून के दायरे के बाहर जाकर काम करती है। ये पूरा उत्तर प्रदेश सब जानता है। लेकिन अपनी जब नाकामी छुपानी होती है तो मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं? वो बात करते हैं 80-20 की, वो बात करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की। लेकिन अपना ट्रैक रिकॉर्ड रख के देख लीजिए, इन 5 सालों में सिवाय इश्तिहार बनाने के, अखबार में फोटो छपवाने के, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाने के, अगर धरातल पर किसी भी गरीब व्यक्ति की मदद की हो। जो कृषि को योजना है उसमें प्रधानमंत्री भेजते हैं, मेरे ख्याल 2,000 रुपए की किस्त आती है, 6,000 रुपए दे रहे हैं। 6,000 रुपए तो दे रहे हैं, लेकिन कितना ले रहे हैं आप? आपने हर चीज का दाम बढ़ा दिया। डीएपी यूरिया का जो 50 किलो का कट्टा था अब 45 किलो कर दिया है। उसका 5 किलो खा गए, दाम दुगने बढ़ा दिए, एक्साइज बढ़ा दिया, सेस बढ़ा दिया, वैट बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ा दिया। और पहली बार जो कृषि के उपकरण है, ट्रैक्टर आदि, उन सब पर वैट लग रहा है, टैक्स लग रहा है। अभी तक हमेशा कृषि का जो उपकरण था उस पर टैक्स नहीं हुआ करता था। इन्होंने चौतरफा मार किसान की मारने की पूरी योजना बना रखी है। और कांग्रेस पार्टी, मुझे कहते हुए खुशी है, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लगातार कई वर्षों तक सड़क पर संघर्ष हम लोगों ने किया है। और कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत कर रही है। हमारा ब्लूप्रिंट है, हमारा एजेंडा है, हमने जो कहा वो किया। महिलाओं के लिए प्रियंका जी ने कहा कि 40% टिकट देंगे तो दिए। और हम लोगों ने सड़क पर जनता की आवाज बनकर संघर्ष करने का काम किया। मुझे खेद है जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश की हैं, चाहे वो बसपा हो चाहे सपा हो, वो कभी जमीन पर दिखे नहीं, धरातल पर उनका कोई मौजूदगी नहीं रही। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे गए, जेलों में गए, डंडे खाए, धरने दिए, प्रदर्शन किया, और हम लोगों ने अपनी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी निभाई है। पब्लिक भी देख रही कौन बेहतर विकल्प हो सकता है। और बनारस में तो मुझे पूरा विश्वास है पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हमारी पार्टी का यहाँ पे परफॉर्मेंस रहेगा अंतिम चरण जब चुनाव होंगे। और हम एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रहे हैं, ये बात अब जाहिर हो चुकी है। लेकिन हमारा दायित्व है कि विपक्ष में रहकर सकारात्मक हम भूमिका निभाएं। प्रियंका जी ने चाहे कोई घटना घटी हो, हाथरस हो,
लखीमपुर की हो, सबसे पहले पहुंचकर उस बात को रेखांकित किया। गरीब, दलित, महिला, किसान, कमजोर वर्ग, जहां भी कहीं अत्याचार शोषण हुआ उसकी बात को उठाने का काम उन्होंने सबसे जरूर और सबसे मजबूती से रखा। काश ये काम वो नेता कर पाते जो आज अपने आप को विकल्प बताते हैं। दोनों बड़ी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोनों ने कभी भी कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई विपक्ष की पार्टी होने के नाते। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है किसानों के साथ जो अध्यक्ष का जाना यहाँ से तय है। और उत्तर प्रदेश में जब भाजपा हारेगी उसके बाद लगातार हर प्रदेश में उनकी पराजय होनी तय है। और 24 में कांग्रेस और हमारे समर्थक जो हमारे दल हैं उनके साथ हम सत्ता में आएंगे जनता की सेवा करने के लिए, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तौकीर खान पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है किस चीज का आरोपी है? प्रियंका गांधी के साथ उसकी फोटो वायरल हो रही है। देखिए, चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी का जो लोग विरोध करते हैं, पॉलिटिकल विरोध करते हैं, उन सबको साथ लेने की जरूरत है। हम लोग सबका साथ लेते हैं और हम लोग नहीं समझते हैं कि इसमें मजहब, धर्म, जाति देखनी चाहिए। जो ताकतें संगठन, नेता, कार्यकर्ता भाजपा का विरोध कर कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर पॉलिटिकल बातें करके उनका विरोध करना चाहते हैं, उन सबको साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत कौन आया कौन गया मैं इसको टिप्पणी नहीं करना। तौकीर रजा पर आपने सवाल को घुमा दिया है। वो इतना विवादित भाषण दिया कर हमारे युवा हाथ से निकल गए तो देश का नक्शा बदल जाएगा। वो देश के खिलाफ बात कर रहा है, उस पर सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए। भाई, तौकीर रजा ने एक भाषण दिया है, आपने जो सवाल कहा था उसका जवाब मैंने दे दिया। अब आपको सीधा गेड़ा लगा, उसको मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो दे दिया जवाब मुझे देना था। जिस तरह से देखिए, बीजेपी पार्टी की तरफ से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा है, बसपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा है। कांग्रेस पार्टी किस चेहरे पे लड़ेगी? जो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस ने हमेशा से, आज की बात नहीं, जब भी चुनाव हुआ, चाहे वो मेरा प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या पंजाब, जहाँ पर भी हो, हम लोग पहले डिक्लेयर नहीं करते हैं कि कौन सीएम बनेगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, पार्टी के दल जीतते हैं और फिर विधायक या सांसद मिलकर नेता चुन लेते हैं। तो ये हर पार्टी की अपनी इच्छा है किसको चुनना चाहता है। हम लोग को यहाँ पे पार्टी पे, सिद्धांत पे, मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद बहुमत मिलेगा तब निर्णय करेंगे कौन सा नेता। मैंने कहा ना, रिजल्ट चौंकाने वाले आएंगे। हमने प्रिपरेशन कर रखी है, बूथ लेवल तक हम लोगों ने अपने कार्यकर्ता मौजूद हैं हम लोगों के। और हम लोगों का काम आज चालू नहीं हुआ है, 2-2.5 साल से लगातार हम चुनावी मोड में काम कर रहे हैं, तभी आज हम धरातल पर मौजूद हैं। ये बात ठीक है, संसाधन हमारे पास भाजपा जितने नहीं है, मीडिया और जो बाकी खर्चा वो करते हैं उसकी तो गिनती नहीं है, लेकिन हम लोग सैद्धांतिक रूप से पुरानी पार्टी है, हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। प्रियंका जी चुनाव लड़ेगी क्योंकि अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। इस पे तो वो खुद ही बोल चुकी है कि अभी निर्णय लिया नहीं गया, पार्टी तय करेगी क्या करेगी। उत्तर प्रदेश में कौन टक्कर देगा भाजपा को? उत्तर प्रदेश में सपा टक्कर दे रही फिलहाल अब तक। तो कांग्रेस सेकंड पोजीशन में कब आएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहे हैं चालू ही हो गए हैं ऐसे, तो मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार पहले भी यहाँ पे रही है, आज भी संख्या 47 है मेरे ख्याल सपा का। तो ये कहना बड़ा आपके लिए भी अतिशयोक्ति होगा कि कौन नंबर 2 कौन नंबर 3 पर है। सिर्फ भाषण देने से या अखबार में वोट छपने से नंबर नहीं आता, वो तो जनता तय करेगी बटन दबा के। प्रेस वार्ता का संचालन कांग्रेस के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी संजीव सिंह ने किया। यह वही संजीव सिंह हैं जिनका कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने उनके चुनाव के दौरान जमकर विरोध किया था। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के पूर्व विधायक पिंडरा के अधिकृत कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय उपस्थित रहे। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।